हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे देश में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के ऊपर चर्चा करेंगे। और अब ये इस कानून पर एक वीडियोज की मैं नई सीरीज बनाने जा रहा हूं और यह सीरीज हमारे देश पूरे भारत के फॉरेस्ट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनको इस कानून के हर पहलू के विधि सम्मत और विज्ञान सम्मत जानकारी होना आवश्यक है। यह कानून है वो जीव विज्ञान से संबंधित है, तो इसलिए जो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके लिए भी ये जरूरी है कि इस कानून में जो जीव विज्ञान से संबंधित पहलू है उनकी भी उनको जानकारी हो, तभी वे वन्य जीवों को जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकते हैं। अभी तक तो जितने भी कानून बने हुए हैं उनमें फरियादी मनुष्य होता है, क्योंकि उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस कानून में भी फरियादी तो मनुष्य ही है, क्योंकि अल्टीमेटली वन्य जीवों के नुकसान से जो नुकसान हो रहा है वह मनुष्य को ही हो रहा है, लेकिन वह नुकसान अप्रत्यक्ष नुकसान है। प्रत्यक्ष नुकसान तो वन्य जीवों को हो रहा है और वन्य जीव किसी न्यायालय में खड़े होकर अपने पक्ष में रिपोर्ट पेश करने या कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आते हैं। तो उनके लिए लड़ाई लड़ने वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के ऑफिसर्स को वह वन्य जीव अधिनियम के विज्ञान के पहलू की भी जानकारी होना आवश्यक है। तो ये मेरी वीडियो सीरीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस नए नए आते रहेंगे वो उनकी नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहेगी। जब भी कोई बात वाइल्ड एनिमल्स की आती है, अब वाइल्ड एनिमल्स का हिंदी अनुवाद अपन वन्य पशु कह सकते हैं, तो जहां वाइल्ड एनिमल है वहां मैं इनको वन्य पशु के नाम से संबोधित करूंगा। जब भी वन्य पशु की बात सामने आती है, वाइल्ड एनिमल की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे जहन में एक चीज आती है, वो आती है शिकार करना। क्योंकि हमने किस्से कहानियों में, राजा महाराजाओं में, धार्मिक ग्रंथों में शिकार की कहानियां बहुत सुनी है, शिकार की कथाएं बहुत सुनी है। तो इसलिए जहां वन्य पशु शब्द आएगा तो वहां शिकार करने का भी सवाल दिमाग में आता है। तो ये शिकार करना क्या होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है और इसका कानूनी डेफिनेशन क्या है। शिकार के डिक्शनरी मीनिंग के अनुसार किसी वन्य पशु को खाने और खेल खेलने या उससे लाभ प्राप्त करने के लिए उसका पीछा करने और उसको मारने की क्रिया को शिकार करना कहा गया है। अब इस शिकार की परिभाषा है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 में दी गई है कि ये शिकार क्या होता है। तो इस सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 के अनुसार आखेट की जो ग्रामेटिकल मीनिंग है, व्याकरण की मीनिंग है, और वो उसके समझाती जो अभिव्यक्ति होती है उसके साथ ये भी शामिल है। क्या क्या शामिल है? नंबर 1, किसी वन्य पशु या बंदी पशु को मारना
उसको जहर देना या ऐसे करने के प्रयत्न करना, इसके अलावा किसी वन्य पशु या बंदी पशु को पकड़ना, कुत्तों द्वारा आखेट करना, फंदे में पकड़ना, जाल में फंसाना, आंका लगाना या चारा डालकर फंसाना, बेटिंग करना तथा ऐसे करने का प्रत्येक प्रयास करना। इसके अलावा किसी वन्य पशु को आघात पहुंचाना, नष्ट करना, या उक्त पशु के किसी भाग को ले जाना, उक्त पशु के शरीर के किसी भाग को ले जाना, या जंगली पक्षी या रेंगने वाले जंतुओं के अंडे नष्ट करना, या इन रेंगने वाले पशुओं या पक्षियों के अंडों को और घोंसलों को डिस्टर्ब करना। ये सब कृत्य कानूनी रूप से शिकार की परिभाषा में आते हैं। तो अब इस कानून के अनुसार शिकार करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप बंदूक लेकर के और किसी के जंगल में किसी जानवर का पीछा करके और उसको मारना। ये तो है ही, ये तो शिकार करने का व्याकरणिक अर्थ है ही। इसके अलावा भी किसी वन्य पशु या बंदी पशु, अब सवाल ये है कि वन्य पशु और बंदी पशु क्या है। तो वन्य पशु और बंदी पशुओं की परिभाषा भी इस एक्ट में दी गई है। वन्य पशु की परिभाषा सेक्शन 2 के सब सेक्शन 36 में दी गई है, जिसके अनुसार वे पशु जो इस एक्ट की अनुसूची संख्या 1, 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट है, यानी कि शेड्यूल 1 से लेकर के शेड्यूल 4 में वे शामिल है और वे प्रकृति में पाए जाते हैं, फाउंड इन नेचर। इसके विपरीत जो बंदी पशु है, कैप्टिव एनिमल है, इन कैप्टिव एनिमल की परिभाषा इस कानून के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5 में दी गई। इसके अनुसार इस अधिनियम की शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में शामिल पशु जो पकड़ा गया हो या पकड़ में रखा गया हो या बंदी स्थिति में उसका जन्म हुआ हो, जैसे कोई सर्कस में कैप्टिव एनिमल हो जाते हैं, या कोई डियर पार्क है, जू है और जूलॉजिकल पार्क है, ये इसमें जो वन्य पशु लाए जाते हैं पकड़ करके, तो पकड़ने के बाद वे कैप्टिव एनिमल बन जाते हैं। तो जब तक इन शेड्यूल में अंकित पशु प्रकृति में खुले घूमते हैं तो वे वाइल्ड एनिमल होते हैं, और जब वे पकड़ लिए जाते हैं और कैप्टिविटी में खाते हैं तो वे कैप्टिव एनिमल हो जाते हैं। तो यह शिकार की परिभाषा वाइल्ड एनिमल और कैप्टिव एनिमल दोनों पे लागू होती है, केवल वाइल्ड एनिमल पे ही लागू नहीं होती है। तो शिकार की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है। अब इस शिकार की परिभाषा में बंदी प्राणी और बंदी प्राणी के जो शब्द आए थे वो उनकी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। अब इन दोनों प्राणियों की परिभाषा में एक शब्द आया है
अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये अनुसूचियां क्या है? इस एक्ट की पूरी जान जो है ना, वो इन अनुसूचियों पे टिकी हुई है। इस एक्ट में कुल 6 अनुसूचियां बनी हुई है, कुल 6 शेड्यूल्स बने हुए हैं। शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल फोर्थ, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। और प्रत्येक शेड्यूल है वो कई भागों में विभक्त है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, ऐसे। तो इन शेड्यूल में वे एनिमल है जिनको इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल रूप से उनका महत्व है और उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड के पार्ट सेकंड में जिन पशुओं की सूची है, यानी जो पशु समाहित है, वे पशु बड़े ही महत्वपूर्ण पशु है और वे एंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। वे लुप्त प्राय होने में की श्रेणी में आ गए। इसलिए उनको सुरक्षा, अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन शेड्यूल में उनको रखा गया है। और इन शेड्यूल में, यानी शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड के पार्ट सेकंड में जिन पशुओं के नाम अंकित है, उन पशुओं के संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाए तो उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान किया हुआ है। इसके अलावा शेड्यूल सेकंड के पार्ट फर्स्ट और शेड्यूल थर्ड के सभी पार्ट, शेड्यूल फोर्थ के सभी पार्ट, इनमें जिन पशुओं के नाम है, उन पशुओं से संबंधित यदि कोई इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो तो उनमें तुलनात्मक कम सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन पशुओं को भी इस एक्ट में सुरक्षा प्रदान की गई है। शेड्यूल फिफ्थ में वे पशु है जो पीड़क के जंतु कहलाए गए हैं, वर्मिन्स कहलाए गए हैं, यानी कि वो पीड़ा देने वाले जंतु है। तो इन वर्मिन्स को, इन पीड़क जंतुओं को केवल प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इन प्रोटेक्टेड एरिया में इनको सुरक्षा दी गई है। और शेड्यूल जो 6 है, 6वां शेड्यूल है, उस शेड्यूल में महत्वपूर्ण पौधों के नाम है जो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, जो लुप्त हो रहे हैं, उन पौधों को भी इस शेड्यूल में अंकित करके और इस एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इन शेड्यूल्स में जो एनिमल्स और प्लांट्स जो अंकित किए गए हैं, जिनको अनुसूचित किया गया है, उनके नाम, उनकी पहचान और उनका वर्गीकरण की जानकारी होना एक वन अधिकारी के लिए, एक पुलिस अधिकारी के लिए और एक न्यायिक अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इन पशुओं या पादपों की पहचान होने पर ही आप ये पता कर सकते हो कि इस वाइल्ड लाइफ एक्ट का कोई उल्लंघन हुआ है। तो इन शेड्यूल्ड एनिमल की पहचान और इनके बारे में जानकारी लेने के लिए जूलॉजी के क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी का अध्ययन थोड़ा जरूरी है। तो वो करना जरूरी है। मैं इन अनुसूचियों के बारे में जानकारी देने के लिए, नाम के बारे में बताने के लिए, इनकी पहचान बताने के लिए एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें केवल इन एनिमल्स के बारे में ही जानकारी दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ इस मेरे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि समय समय पर आपके पास मेरे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। मैं ये सब्सक्राइब सब पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहे। तो यह स्पष्ट है कि वन्य पशुओं को सबसे ज्यादा नुकसान एक तो शिकार करने से हुआ है। बड़ा शौक था
बड़े बड़े धनाढ़ी लोगों को, राजाओं को, अंग्रेजों को, सामंतों को शिकार करके लाना और गर्व से के साथ में भी शिकार की करने के बाद उस मरे हुए जानवर के पास खड़े होकर के फोटो खिंचवाते थे और उनकी जो सिर है, उनकी बॉडी है, उसमें भूसा भर के ट्रॉफी अपने महलों में रखते थे, बड़ी शान समझते थे। मनुष्य की इस प्रवृत्ति के कारण इतना शिकार हुआ कि बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो गई। इसके अलावा, शिकार के अलावा वन्य जीवों को जो नुकसान हुआ है वो हुआ है इनके आश्रय स्थलों को नष्ट करने से। इनके आश्रय स्थल क्या है? जल, भूमि और वनस्पति। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती गई और वे जंगलों के अंदर घुसते गए। उन्होंने जंगलों को बेतहाशा रूप से काटा है, पेड़ों को काटा है, जमीनों को साफ किया है, वहां खेतियां की है, घर बनाए हैं। इन वन्य पशुओं के आश्रय स्थलों को उन्होंने बेशुमार रूप से नष्ट किया है। इस कारण से वन्य पशुओं की तादाद एकदम से घट गई है। तो वन्य पशुओं को जो नुकसान हुआ वो एक तो शिकार करने से हुआ और एक इनके आश्रय स्थलों को नष्ट करने से हुआ। तो इन दोनों नुकसानों को रोकने का प्रावधान इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में दिए हुए हैं। इस एक्ट में शिकार करने को निषेध किया गया है। इस एक्ट की जो धारा 9 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। धारा 9 में अंकित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1st, 2nd, 3rd और 4th में वर्णित वन्य पशु का शिकार धारा 11 व धारा 12 के प्रावधानों के अलावा नहीं कर सकता है। यानी धारा 11 और धारा 12 में कुछ मामलों में शिकार करने की परमिशन दी जाती है। इन परमिशनों के अलावा कोई भी व्यक्ति वन्य पशुओं का शिकार नहीं कर सकता है। यहां शब्द है कोई भी व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे लाट साहब ही क्यों नहीं हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर ही क्यों नहीं हो, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, धारा 11 और धारा 12 के प्रावधानों के अलावा न तो किसी वन्य प्राणी को मार सकता है, न उसका पीछा कर सकता है, न उसको पकड़ सकता है, न उसके अंडों को डिस्टर्ब कर सकता है, घोंसलों को डिस्टर्ब कर सकता है, न उसको ललचाने के लिए चुग्गा डाल सकता है, खाना डाल सकता है। जो इस एक्ट की धारा 216 के अनुसार जो कृत्य शिकार की परिभाषा में आए हैं वो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि किसी को भी धारा 216 के अंदर जो शिकार की परिभाषा के अंदर जो कृत्य है वो करने आवश्यक है तो धारा 11 व धारा 12 के तहत उसकी अनुमति प्राप्त करेगा। लिखित अनुमति, पूर्व लिखित अनुमति सक्षम अधिकारी से। इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अब अपन आते हैं धारा 11 में क्या चीज है, धारा 11 में क्या प्रावधान है। धारा 11 कहती है कि कुछ परिस्थितियों में वन्य पशुओं के आखेट यानी शिकार की अनुज्ञा दी जाना। सब सेक्शन 1, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी और अध्याचार के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए यानी क मुख्य वन्य जीव संरक्षक यदि इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूची 1 में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट वन्य पशु मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या इतना असमर्थ या बीमार हो गया है कि वह स्वस्थ होने से
बाहर है, लिखित आदेश द्वारा उस बारे में कारण लिखते हुए किसी व्यक्ति को ऐसे पशु के शिकार के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या ऐसे पशु की शिकार करा सकेगा। परंतु किसी वन्य प्राणी को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसा प्राणी पकड़ा नहीं जा सकता, शांत नहीं किया जा सकता या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। परंतु यह और कि ऐसे पकड़े गए किसी प्राणी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाएगा जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसे प्राणी का वन में पुनर्वास नहीं किया जा सकता। इसके लिए कारण अभिलिखित कर लिए गए हैं। इसमें एक स्पष्टीकरण भी है खंडकर के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राणी के यथास्थिति पकड़ने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ऐसी रीति से की जाएगी कि उसको न्यूनतम आघात पहुंचे और पकड़े गए वन्य प्राणियों को कैप्टिविटी में नहीं रखेगा। यदि मुख्य वन्य जीव संरक्षक का यह समाधान हो जाए कि इसे वन में छोड़ा जाना संभव नहीं है, ये नेचर में सरवाइव नहीं करेगा, ऐसी स्थिति के अलावा उसको पकड़े गए वन्य प्राणी को कैप्टिविटी में नहीं रखा जाएगा। तो धारा 11 की उपधारा 1 में प्रावधान दिया हुआ है कि कोई शेड्यूल फर्स्ट में अंकित वन्य प्राणी यदि मानव जीवन के लिए खतरा हो गया है तो उसको शिकार करने की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पूर्व में लिखित अनुज्ञा दे सकते हैं। अब इसका सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 का ख मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या प्राधिकृत अधिकारी यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि अनुसूची 2nd, 3rd और 4th में विनिर्दिष्ट कोई वन्य प्राणी मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक बन चुका है या इतना अशक्त और रोगग्रस्त हो गया है कि पुनः स्वस्थ होने के अयोग्य है, तब इसके लिए कारण बताते हुए लिखित आदेश द्वारा उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे प्राणी या प्राणियों के समूह को आखेट करवाने की अनुमति दे सकता है। इस ख में शेड्यूल 2nd, 3rd और 4th वन्य प्राणियों से संबंधित है कि यदि इन शेड्यूल में अंकित कोई वन्य पशु जो मानव जीवन और मानव संपत्ति के लिए नुकसान कारक हो गया हो। शेड्यूल फर्स्ट के मामले में तो केवल मानव जीवन को खतरा होता है तभी उसको शिकार करने की अनुज्ञा दी जा सकती है, या वो इतना अशक्त और बीमार हो गया हो कि वो नेचर में ठीक नहीं हो सकता है तो उसको कुछ शिकार करने की यानी कि पकड़ने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन शेड्यूल 2nd, शेड्यूल 3rd, शेड्यूल 4th में जो लिस्टेड एनिमल्स है वो यदि मानव जीवन और मानव संपत्ति दोनों के लिए यदि वे नुकसानदायक हो गए हैं और या वे इतने अशक्त हो गए हैं, बीमार हो गए हैं कि नेचर में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको शिकार करने की अनुमति मुख्य वन्य जीव संरक्षक या दूसरा ऑथराइज्ड अफसर, तो इन एनिमल्स के मामले में दूसरे अफसरों को ऑथराइज भी किया जाता है। समय समय पर नोटिफिकेशंस जारी करते हुए इस प्रकार के शेड्यूल 2nd, 3rd, 4th के वन्य पशुओं के शिकार करने के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है, वे शिकार की अनुमति दे सकते हैं। अब इस सेक्शन 11 का सब सेक्शन 2 स्वयं की रक्षा या अन्य किसी व्यक्ति की रक्षा में किसी वन प्राणी को सद्भावना से मारना, घायल करना अपराध नहीं होता है। किसी व्यक्ति को अपनी स्वयं की रक्षा या किसी दूसरे की रक्षा के लिए यदि वो किसी वन्य पशु को मारता है या घायल करता है सेल्फ डिफेंस में, तो वह अपराध नहीं होता है।
परंतु यह उपधारा किसी को दोष मुक्त नहीं करेगी जो कि उक्त बचाव की आवश्यकता हुई, तब वह इस अधिनियम के किसी प्रावधान या कोई नियम या उसके अंतर्गत कोई आदेश के उल्लंघन में कार्य कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम का प्रावधान या इसके तहत जारी किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हो और वो उस समय यदि कोई वन्य जीव से उसको नुकसान पहुंच रहा हो और उसने किसी वन्य पशु को घायल किया या मारा हो विचार में, तो इस धारा का लाभ उसको नहीं मिलेगा। यह एक स्पष्ट है, क्योंकि जब वो इस अधिनियम या इस अधिनियम के बनाए गए नियम या जारी किए गए आदेश के विरुद्ध काम कर रहा था। अब जैसे कोई आदमी यदि सांप को पकड़ने के लिए जा रहा है, सांप को पकड़ना इस अधिनियम के तहत अपराध है और उस सांप ने उसको काटने की कोशिश की तो उसने अपने को बचाने के लिए सांप को मार दिया, तो ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आता है। या कोई व्यक्ति सेंचुरी या नेशनल पार्क में बिना परमिशन के प्रवेश कर गया और वहां कोई वन्य पशु उसके ऊपर हमला करता है और वह उसको अपने सेल्फ डिफेंस में जो है मारता है, तो वह अपराध होगा उसका, वो उसमें उसको किसी प्रकार का इस धारा 11(2) के तहत लाभ नहीं हो सकता है। धारा 11 की उपधारा 3 ये कहती है, व्यक्ति के बचाव में मारा गया या घायल हुआ वन्य प्राणी शासकीय संपत्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति ने अपने सेल्फ डिफेंस में किसी वन्य पशु को मार दिया या घायल कर दिया तो वह उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी सरकार की रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया, वो मैंने मारा इसलिए मेरी संपत्ति होगी, अब मैं इसकी खाल वगैरह उतारूंगा और मैं मेरे काम में लाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। मारा गया पशु या घायल हुआ पशु गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये धारा 11 के अंदर कुछ परिस्थितियों में शिकार करने की अनुज्ञा दिए जाने के प्रावधान है। स्पष्ट है कि धारा 11 के तहत अनुज्ञा उसी परिस्थिति में दी जाएगी जब कोई शेड्यूल फर्स्ट में वर्णित वन्य पशु किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के जान के लिए घातक हो गया हो, या शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल फोर्थ का कोई है वन्य पशु मानव जीवन के लिए घातक हो गया हो या मानव संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा हो, या कोई भी वन्य पशु अस्वस्थ, बीमार या असक्षम हो गया हो कि वो नेचर में सरवाइव नहीं कर सके, तो उसके लिए हंटिंग की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन शेड्यूल फर्स्ट के एनिमल के मामले में उसको मारा तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको पकड़ने के, उसको बेहोश करने के या उसको स्थानांतरित करने के सारे प्रयास किए जा चुके और वे प्रयास कामयाब नहीं हुए तो अंतिम रूप से उनको मारने का कार्रवाई की जा सकती है। तो इन परिस्थितियों में ही अनुज्ञा दी जा सकती है। अब आते हैं हम धारा 12 पे, सेक्शन 12। सेक्शन 12 में भी अनुज्ञा देने के प्रावधान है। धारा 12, विशेष प्रयोजन के लिए अनुज्ञा पत्र देना। ये विशेष प्रयोजन के लिए है। इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी फीस के भुगतान करने पर जो विहित हो उसके कारणों को बताते हुए लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञा प्रदान करना मुख्य वन्य जीव संरक्षक के लिए वैधानिक होगा, जो उस अनुज्ञा के धारक को उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए
उक्त अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी का शिकार निम्न प्रयोजनों के लिए अधिगत करेगी। वो प्रयोजन क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, शिक्षा, एजुकेशन के पर्पज से, कि भी कोई वाइल्ड लाइफ के बारे में दी जा रही, एजुकेशन दी जा रही हो, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, जूलॉजी लैब्स में जो स्पेसिमेन होते हैं वो एक एजुकेशन के काम आते हैं, या वेटनरी डॉक्टर्स या जो पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलर्स, उनको वाइल्ड लाइफ पे अध्ययन करना है, तो वो उनकी शिक्षा के प्रयोजन से ये इस प्रकार की अनुमति दी जा सकती है। और वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई वाइल्ड लाइफ अनुसंधान करना हो, रिसर्च करनी है उसके ऊपर, वो उनके सीरम की जरूरत हो, उनके खून की जरूरत हो, तो ये या उनके कोई और बॉडी पार्ट की जरूरत हो उसके लिए, अनुसंधान के लिए, तो उस अनुसंधान के प्रयोजन से ये सैंक्शन दी जा सकती है। और वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के मामले में यदि किसी वाइल्ड एनिमल को हंट करना हो तो उसके लिए अनुज्ञा इस सेक्शन 12 के तहत दी जा सकती है। अब वैज्ञानिक प्रबंधन में क्या आता है? वैज्ञानिक प्रबंधन में आता है किसी वन्य जीव को आनुकल्पिक समुचित प्राकृतिक वास के लिए स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल टू अल्टरनेट सुटेबल हैबिटेट। एक मैनेजमेंट करना है वाइल्ड लाइफ का नेचर में। जैसे एक जगह यदि एक विशेष प्रजाति के वन्य पशुओं की बहुतायत हो गई है और दूसरे जो हैबिटेट है वहां कमी है, तो उनको एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में ट्रांसलोकेट करना हो तो उसके लिए अनुमति ली जा सकती है। जैसे रणथंभौर से टाइगर के सरिस्का को ट्रांसलोकेट किए गए थे, या मुकुंदरा टाइगर हिल्स के लिए ट्रांसलोकेट किए गए थे, या कहीं और जगह ट्रांसलोकेट किया जाता है, तो उसके लिए अनुज्ञा मिल जाती है। किसके अंदर? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। ये ट्रांसलोकेशन कोई टूरिज्म के लिए नहीं किया जा रहा है। ये ट्रांसलोकेशन टूरिज्म के लिए नहीं किया जा रहा है कि भाई सरिस्का वाले भी वहां जाकर टाइगर देखेंगे, या जयपुर के जमुआ रामगढ़ में ट्रांसलोकेट कर देंगे तो जयपुर वालों को लाभ होगा। यह ट्रांसलोकेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए है कि एक जगह यदि किसी एनिमल स्पीशीज की संख्या बढ़ गई है तो उनमें टेरिटरी फाइट नहीं हो, उनके खाने में कंपटीशन नहीं हो, वो उनके स्ट्रगल को रोकने के लिए उनको दूसरी जगह ट्रांसलोकेट किया जाता है। नंबर 2 क्या है? वन्य जीव का जनसंख्या प्रबंध, उसे बिना मारे या जहर दिए या वन्य प्राणी को नष्ट किए बिना। दूसरा है कि उनका पॉपुलेशन मैनेजमेंट करना हो किसी एनिमल स्पीशीज का किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, तो वो पॉपुलेशन बढ़ गई, जैसे जंगली कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ गई, वाइल्ड डॉग की, अब वो दूसरे एनिमल्स को मार रहे हैं और वो एक मैनेजमेंट है गड़बड़ा गया है, तो उन वाइल्ड डॉग्स को किसी और हैबिटेट में ट्रांसफर करके वो पॉपुलेशन को मैनेजमेंट करना है। ऐसे नहीं कि उनको नुकसान पहुंचाए या उस स्पीशीज को मार देगा, यार ये स्पीशीज में बढ़ गई तो उसको मार दो, तो इसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। और इसके बाद जो विशेष पर्पज है वो है नमूनों का संग्रहण। स्पेसिमेन के है कलेक्शन के लिए भी वाइल्ड एनिमल की हंटिंग की परमिशन दी जाती है। अब स्पेसिमेन में क्या है? धारा 38J के अंतर्गत अनुमति प्राप्त कर मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हेतु या संग्रहालय है तस्मान संस्था के लिए जू में चाहिए एक
स्पेसिमेन के बतौर यदि कोई एनिमल चाहिए तो उसको वहां से पकड़ के लाया जा सकता है, या किसी म्यूजियम में चाहिए या किसी और के लिए चाहिए स्पेसिमेन उसकी, तो उसके लिए अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अनुसूची प्रथम में विनिर्दिष्ट किसी वन्य पशु के संबंध में केंद्र शासन की अनुमति के बिना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये हंटिंग की परमिशन नहीं दे सकता है। तो धारा 12 के तहत हंटिंग की परमिशन देने के लिए यदि शेड्यूल फर्स्ट का एनिमल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और शेड्यूल फर्स्ट के अलावा कोई और वाइल्ड एनिमल हो, किसी अन्य वन्य पशु के बारे में राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना, शेड्यूल फर्स्ट के अलावा किसी दूसरे शेड्यूल के वाइल्ड एनिमल के संबंध में धारा 12 के तहत अनुमति लेनी हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स की परमिशन के बिना वो जो सक्षम अधिकारी है वो नहीं दे सकता है। प्राण रक्षक दवाओं के निर्माण हेतु सर्प विष का संग्रहण, निकालना और तैयार करना। अब सेक्शन 12 के तहत लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसके लिए यदि सांप का वेनम, सांप का जहर निकालना हो तो उसके लिए भी अनुमति दी जा सकती है। तो ये सेक्शन 11 और 12 के तहत अनुमति देने के प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 12 के तहत जो भी अनुमति दी जाएगी तो वो यदि शेड्यूल फर्स्ट का एनिमल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर दी जाएगी, और अन्य शेड्यूल का है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से दी जाएगी। लेकिन सेक्शन 11 में जो शेड्यूल फर्स्ट के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अनुमति दे सकता है, वो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने का कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। और शेड्यूल सेकंड से लेकर शेड्यूल 4 तक के एनिमल्स को हंट करने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऑथराइज्ड ऑफिसर भी परमिशन दे सकता है। उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने का प्रावधान नहीं है। लेकिन सेक्शन 12 में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने का प्रावधान भी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 9 के तहत बैन किया हुआ है, निषेध किया हुआ है। लेकिन सेक्शन 11 में और सेक्शन 12 में वाइल्ड एनिमल की हंटिंग के लिए परमिशन देने के प्रावधान है। सेक्शन 11 के प्रावधान मैंने आपको बताए और सेक्शन 12 के प्रावधान मैंने आपको बताए। इन 11 और 12 में जो परिस्थितियां हैं और जो प्रयोजन है, सेक्शन 11 में जो परिस्थितियां अंकित की गई है और सेक्शन 12 में जो प्रयोजन अंकित किए गए हैं, इन परिस्थिति और प्रयोजन के अलावा किसी भी कारण से हंटिंग की परमिशन कोई नहीं दे सकता है, ये नोट कर लें। अब मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को शिकार के संबंध में सारे प्रावधान मालूम हो गए होंगे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में जो सक्षम अथॉरिटी है वो परमिशन देने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी। तो ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल्स भी बने हुए हैं। ये रूल्स बनाने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। तो समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट ने भी रूल्स बनाए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल्स बनाए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक निराशाजनक बात कहता हूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में राजस्थान सरकार ने 1977 में रूल बनाए थे। फिर 97 में वो उसमें कुछ ऐड किए, थोड़ा अमेंडमेंट किया। लेकिन इसके बाद राजस्थान सरकार ने कोई रूल नहीं बनाए और वे जो बनाए गए रूल है ना, उसकी डेट में अनुपयोगी रह गए, क्योंकि 1977 के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इतने अमेंडमेंट हो गए कि उन रूल्स का कोई
फायदा ही नहीं रहा और कोई है फॉलो ही नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी निराशाजनक बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ एक्ट के अमेंडमेंट के साथ ही अपने रूल्स भी अमेंड करने चाहिए, ताकि एक्ट की जो धाराएं हैं, प्रोविजंस है, उनको किस तरह से लागू किया जाए वो रूल्स के अंदर मेंशन हो। तो आगे चलेंगे अपन इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अपने प्रावधानों के ऊपर। उससे पहले मैं एक आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। वो प्रश्न के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देवे। प्रश्न यह है, एक व्यक्ति अपने आवास के कैंपस में, अपने रेजिडेंस कैंपस में जो पेड़ों पे मोर आए हुए हैं, उन मोरों को चुग्गा डालता है। धीरे धीरे वो मोर चुग्गे से ललचाते हुए उस व्यक्ति के नजदीक तक आ जाते हैं और वो व्यक्ति अपने हाथ में चुग्गा डाल करके और मोरों को खिलाता है। अब यहां एक बात मैं स्पष्ट और कर देता हूं कि जो चुग्गा किसी को ललचाने के लिए डाला जाता है उसको बेट कहते हैं, और जो चुग्गा किसी भूखे वाइल्ड एनिमल को डाला जाता है वो उसको फीडिंग कहते हैं, वो उसको फूड कहते हैं और प्रक्रिया को फीडिंग कहते हैं। तो जब कोई एनिमल नेचर में होता है तब वह किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता है, गवर्नमेंट की भी प्रॉपर्टी नहीं होता है और न किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। जिसको मैं वाइल्ड लाइफ के सेक्शन 39 में आपको बाद में समझाऊंगा। तो जो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वो वाइल्ड लाइफ इस देश में आजाद है, वो किसी की संपत्ति नहीं है। वाइल्ड लाइफ, जीवित वाइल्ड लाइफ, जो नेचर में जीवित वाइल्ड लाइफ विचरण कर रहा है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस देश में आजाद है। और आजाद वाइल्ड एनिमल अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और अपनी हैबिट के अनुसार खुद चुग्गा लेता है, खाना खाता है। यदि खाने की डेफिशिएंसी है तो वो खुद ऐसे प्रयास करेगा जिससे उसको खाना मिले। वो जगह छोड़ देगा, वो हैबिटेट छोड़ देगा, वो अन्य जगह चला जाएगा, अपना फीड मोड चेंज कर लेगा। तो वाइल्ड एनिमल द्वारा भोजन के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो प्रयास उनकी लाइफ में उनको आगे प्रोग्रेस करने का मौका देते हैं, नेचर में उनको सर्वाइव करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, और ये गुण उनके डीएनए में आते हैं। तो आगे म्यूटेशन के और एक नई स्पीशीज को जन्म देने के चांस बनते हैं। जैसे जिराफ था, तो जिराफ की गर्दन कहते हैं कि पहले छोटी थी क्योंकि पेड़ों की साइज छोटी थी, तो वो पेड़ों की पत्तियों को आराम से अपनी गर्दन से खा लेता था। फिर जैसे जैसे समय बीता, पेड़ों की हाइट बढ़ती गई, तो वो पत्ते ऊपर होने लगे, तो जिराफ को पेड़ों के पत्ते मिल नहीं पाने से वो अपनी गर्दन ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है ताकि पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच जाए, और इस प्रयास में उसकी गर्दन लंबी होती गई। जैसे जैसे पेड़ लंबे होते गए वैसे वैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती गई। ये एक विकासवाद का सिद्धांत है, इवोल्यूशन का सिद्धांत है। तो वाइल्ड एनिमल अपनी भूख खुद मिटाएगा, खुद प्रयास करेगा, खुद प्रबंध करेगा, तो उसके अंदर इवोल्यूशन आएगा। इसलिए प्रकृति में पाए जाने वाले वाइल्ड एनिमल को फीडिंग जो करते हैं वह बेटिंग की परिभाषा में आ रही है कि उसको बेट दे करके ललचा रहे हैं। अब ललचा किसके लिए रहे हैं कि उसको कोई पकड़ के जो मारने के लिए भी ललचाते हैं, कि कई जो होते शिकार करते हैं तो वो उनको दाना डाल के, चुग्गा डाल करके और जाल में फंसाते हैं, इस इंटेंशन से उनको ललचाते हैं। या कोई
पक्षी प्रेमी होता है, अकेला है, उसके कोई घरबार नहीं है, घर में अकेला बोर हो रहा है, तो मोर को अपने पास बुला करके और चुग्गे से ललचाएगा ताकि वो जानवर उसके पास में आए और वो जानवर के प्रति जो प्रेम दर्शाए। तो वो भी एक लालच है, किसी वन्य पशु से प्रेम पाना और उसको अपने इशारों पे बुलाना, क्योंकि जैसे चुग्गा देंगे, चुग्गा दिखाएंगे तो वो वाइल्ड एनिमल उसकी ओर खींचता आएगा। तो ये भी एक वाइल्ड एनिमल के गुलामी का कारण है कि उसको चुग्गा दिखा करके और उसको अपने पास बुलाना, उसको है इशारों पे नचाना, इससे उसकी वाइल्डनेस खत्म होती है। फिर वो जब भी खाने का टाइम होता है तो वो उस चुगे के लालच में वहां आसपास मंडराएगा, वो नई जगह नहीं जाएगा, अपने अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा खाना खाने के लिए, रोज उसको चुगा मिलता है तो उसको खा लेगा। तो फिर उसकी जो वाइल्डनेस खत्म हो जाती है, तो उसका वाइल्ड लाइफ होना या ना होना बराबर होता है। वो एक तरह से एक कैप्टिव एनिमल बन जाता है। किसी एनिमल को आप नियमित रूप से चुगा देते रहो तो वो आपके कंट्रोल में रहता है और वो आपकी कस्टडी में भी रहता है। तो कैप्टिविटी में जो कंट्रोल और कस्टडी के कारण वो आपका कैप्टिव एनिमल बन जाता है। और आगे हम बताएंगे किसी एनिमल को कैप्टिविटी में रखने के लिए भी परमिशन होनी चाहिए। बिना परमिशन के किसी एनिमल को कैप्टिविटी में रखना ऑफेंस है। तो वो व्यक्ति जो मोर को दाना डाल करके अपने पास बुलाता है और मोर के अपने फोटो खिंचवाता है और वो पशु प्रेम के फोटो न्यूज चैनल्स में और मीडिया में भेजता है, जबकि उसके पास चुग्गा डालने की परमिशन नहीं है, उसके पास किसी वाइल्ड एनिमल को कैप्टिव करने की परमिशन नहीं है और वो ऐसा कर रहा है। तो वह अपराध है या नहीं है, इसके बारे में इस जो मैंने आपको पढ़ाया वाइल्ड एनिमल के सेक्शन 9, 11 एंड 12, इसके मध्य नजर रहते हुए साइंटिफिक रूप से और लीगली रूप से आप अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें और अगले वीडियो में इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।